नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दिल्ली के सागरपुर थाना पुलिस ने एक मकान पर छापा मारकर अवैध रूप से ऑक्सीजन बेचने वाले एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। उसके पास सिलेंडर बेचने का कोई लाइसेंस नहीं था। पुलिस ने उसके कब्जे से 32 बड़े सिलेंडर और 16 छोटे सिलेंडर बरामद किए हैं। पुलिस कारोबारी से पूछताछ कर रही है। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त इंगित प्रताप सिंह ने बताया कि इलाके में गश्त के दौरान मुखबिर ने बीट सिपाही को बताया कि दशरथपुरी के एक मकान में अवैध रूप से ऑक्सीजन सिलेंडर रखे जाते हैं। सिपाही ने इस बात की जानकारी सागरपुर थाना प्रभारी को दी है। पुलिस ने तुरंत एक टीम गठित कर उक्त मकान पर छापा मारा, जहां से पुलिस ने सिलेंडर बरामद कर लिया। जांच में पता चला कि मकान अनिल कुमार का है, जिसके औद्योगिक गैस की आपूर्ति करने का कारोबार है। वह बड़े सिलेंडरों से गैस को छोटा सिलेंडर में डालने के बाद उसे जरूरतमंद को 12,500 में बेचता था। उसका गोदाम मायापुरी में है। एक अन्य मामले में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए 2 अलग अलग गिरोह का पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को दबोचा है। आरोपियों के कुछ साथियों की पहचान हुई और उन्हें पकड़ने के लिए पंजाब, मेवात समेत एनसीआर में कई जगह दबिश दी जा रही है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। आरोपियों के पास से कुल 81 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। आरोपी एक इंजेक्शन की शीशी को 25 से 40 में बेचता था। अपराध शाखा डीसीपी मानिका बरवाज ने बताया कि कालाबाजारी की सूचना मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया और एसीपी संदीप लांबा की देखरेख में इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह, एसआई मिंटू सिंह व धीरज की टीम ने जांच शुरू की। पुलिस ने परमानंद चौक जीटीबी अस्पताल के पास घेराबंदी कर गुरुद्वारा सुल्तानविंग रोड अमृतसर पंजाब निवासी तलविंदर सिंह उर्फ साजन को गिरफ्तार कर लिया। मौके से इसके कब्जे से 3 इंजेक्शन बरामद किए गए। आरोपी ने पूछताछ स्वीकार किया है कि वह इंजेक्शन ब्लैक में बेच रहा था। आरोपी तलविंदर फार्मास्यूटिकल क्षेत्र से जुड़ा है। उसे पता था कि इंजेक्शन कहां से आसानी से मिल जाते हैं। वह दवा कंपनी से कोरियर कंपनी से इंजेक्शन मंगाता था और उसे महंगे दामों पर बेचता था। इसकी कोरियर कंपनी के जैर देश भर में ब्लैक में बेचे जाते हैं। कोरियन कंपनी के लड़के को पता था कि तलविंदर इंजेक्शन ब्लैक में बेचता है। देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के बीच केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। सरकार ने रेलवे के बाद अब सेना को भी मिशन ऑक्सीजन में लगाया है। वहीं केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने देर शाम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग वैन को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। साथ ही ऐसे वाहनों को एम्बुलेंस की तरह विशेष कॉरिडोर मुहैया करवाने को कहा है। उन्होंने राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बंद प्लांटों को फिर से चालू करने का भी निर्देश दिया है। इधर सेना की मेडिकल विंग आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने जर्मनी से पोर्टेबल ऑक्सीजन प्लांट मंगवाने का फैसला किया है। सेना अगले 1 हफ्ते में 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से लाएगी। इन्हें सेना के अस्पतालों में तैनात किया जाएगा। एक पोर्टेबल ऑक्सीजन प्लांट से प्रति मिनट 40 लीटर और 1 घंटे में 2400 लीटर ऑक्सीजन प्रोडक्शन की क्षमता है। ये 24 घंटे में 25 से 20 मरीजों के लिए काफी है। इन्हें 1 सप्ताह में भारत लाया जाएगा। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में रक्षा मंत्रालय ने शॉर्ट सर्विस कमीशन के 238 डॉक्टरों को 31 दिसंबर 2021 तक सर्विस एक्सटेंशन दिया है। इससे डॉक्टरों की कमी पूरी हो जाएगी। वायुसेना का C-17 विमान शुक्रवार को मध्य प्रदेश के इंदौर एयरपोर्ट पर उतरा। इसके बाद खाली टैंकर लेकर गुजरात के जामनगर के लिए रवाना हो गया। यह टैंकर सड़क मार्ग से ऑक्सीजन लेकर वापस लौटेंगे। रेलवे ने फैसला किया है कि जल्द ही मध्य प्रदेश में भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जाएगी। यहां स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बोकारो और ओडिशा के राउरकेला प्लांट से मेडिकल ऑक्सीजन लाया जाएगा। अरब सागर से लगे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में भी कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रहे अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम नौसेना ने संभाल लिया है। कोची में नौसेना की दक्षिणी कमान के 2 जहाज खाली सिलेंडर लाने और ले जाने का काम कर रहे हैं। भारत में 14 अप्रैल का दिन बहुत महत्वपूर्ण था,
हिंदुओं और सिखों ने नववर्ष मनाया। बड़ी संख्या में मुसलमान रमजान के पहले दिन का रोजा खोलने की तैयारी कर रहे थे। हरिद्वार कुंभ मेला में लाखों लोगों ने गंगा नदी में नदी डुबकी लगाई। उधर देश भर में कोविड-19 बीमारी से संक्रमित लोगों की संख्या पहली बार 2 लाख से ज्यादा दर्ज की गई थी। उसके बाद तो मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की ढील और लापरवाही के कारण दूसरी लहर बेकाबू हो रही है। सरकार भीड़ भरे आयोजनों पर रोक लगाने में विफल कर रहे हैं। वैक्सीन खरीदने और वायरस की रिसर्च के लिए पैसा देने के निर्णय देर से लिए गए हैं। महामारी की दूसरी भयावह लहर न केवल भारतीय लोगों दुनिया के लिए भी विध्वंसक है। वायरस के बेकाबू फैलाव से खतरनाक नए स्ट्रेन के उदय का खतरा बढ़ता है। भारत में पहली बार पहचानी गई वायरस की नई किस्म डबल म्यूटेंट अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई अन्य देशों में पाई जा चुकी है। भारत की दूसरी लहर का तत्कालीन प्रभाव दुनिया के बाकी देशों में वैक्सीन की सप्लाई पर पड़ा है। संक्रमण बढ़ने पर सरकार ने वैक्सीन के निर्यात पर रोक लगा दी है। जनसंपर्क विभाग के उप संचालक मनोज पाठक का कोरोना से निधन हो गया है। वे मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के पीआरओ रह चुके हैं। 4 दिन पहले पाठक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उन्हें भोपाल के जेके हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन शुक्रवार दोपहर को उनकी हालत ज्यादा बिगड़ने पर वेंटिलेटर पर लिया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दोपहर को अस्पताल प्रबंधन से बात की थी, लेकिन कुछ देर पहले ही वे कोरोना की जंग हार गए थे। पाठक के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शोक जताया है। कमलनाथ ने कहा कि मनोज पाठक का निधन मेरे लिए व्यक्तिगत शक्ति है। मनोज पाठक के निधन पर राजधानी सहित प्रदेश के सभी पत्रकार संगठनों के पदाधिकारियों ने शोक जताया है। लंबे समय बाद हम सभी के लिए राहत की खबर है। देश में कोरोना मरीजों की ठीक होने की रफ्तार में एक दिन के अंदर 111.20% का इजाफा हुआ है। शुक्रवार को 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 2,20,382 लोग रिकवर हुए हैं। अब तक दुनिया में एक दिन के अंदर ठीक होने वाले मरीजों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले गुरुवार को एक दिन में रिकॉर्ड 1,98,180 लोग ठीक हुए। बुधवार को 1.92 लाख लोग रिकवर हुए थे। हालांकि चिंता की बात यह है कि कोरोना के नए मरीजों को मिलने की संख्या लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार को देश में रिकॉर्ड 3,44,949 नए मरीज मिले। पिछले साल से लेकर अब तक किसी देश में एक दिन में इतने मामले मरीजों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। शुक्रवार को 2,620 लोगों की संक्रमण से मौत भी हो गई है। एक दिन में हुई मौतों का यह नया रिकॉर्ड है। देश में कोरोना के आंकड़ों में भले ही काफी तेजी देखने को मिली हो, लेकिन आबादी के लिए लिहाजा से देखें तो अभी भारत काफी अच्छी स्थिति में है। इस मामले में हम दुनिया में 119वें नंबर पर हैं, जहां सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। देश में एक्टिव केस यानी ऐसे मरीज जिनका इलाज चल रहा है, उनकी संख्या आज 25 लाख के पार पहुंच गई है। अभी देश में ऐसे 25,43,914 मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। शुक्रवार को इसमें 1,21,770 की बढ़ोतरी दर्ज हुई। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। तो शेफ, टेस्टी समोसे के बाद अब पनीर लबाबदार की बारी। अरे हेली जी, हर डिश में एक ही मिर्च। हाँ, मैं तो गजानन तेजालाल समोसे या किसी भी खाने को तीखा बनाने के लिए एकदम बढ़िया है, मगर पनीर में रंग रूप और कम तीखेपन के लिए हमें चाहिए गजानंद कुमठी लाल मिर्च। जैसे दाल फ्राई में तीखेपन और रंग रूप का बैलेंस चाहिए, तो उसमें लगेगी गजानंद रेशम लाल मिर्च। पर मेरे बच्चों को तो सादी सी भिंडी पसंद है। तो रोज के खाने के लिए गजानंद प्रीमियम मिर्च। शुद्धता और स्वाद को ध्यान में रखकर गजानंद ने तैयार की है विभिन्न मिर्च। अरे वाह शेफ, आप तो मास्टर हैं। तेजालाल, कुमठी लाल, रेशम लाल और प्रीमियम मिर्च के साथ गजानंद है हर मिर्च का मास्टर। वाह क्या बात है, वाडीलाल फ्लिंगो चोको ब्राउनी।
फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाडीलाल। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारतीय सेना ने करीब 350 हल्के लड़ाकू टैंक चरणबद्ध तरीके से खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उधर भारतीय नौसेना भी 24 हेलीकॉप्टरों को लीज पर लेने जा रही है। भारतीय सेना और नौसेना ने शुक्रवार को अपनी अपनी इन जरूरतों के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी कर दिया है। भारतीय सेना की तरफ से जारी RFI के मुताबिक हल्के टैंक विभिन्न प्रवृत्तियों परिस्थितियों में लड़ाकू अभियानों को हर परिस्थिति में संचालन करने के लिए उपयोगी होने चाहिए। रक्षा व सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना इन 350 टैंकों की खरीद उस कंपनी से करेगी जो मेक इन इंडिया अभियान के तहत इनका निर्माण भारत में ही करेंगी। इन हल्के टैंकों की खरीद सेना की पहाड़ी क्षेत्र में लड़ाकू क्षमता में इजाफा करने के लिए की जा रही है। बता दें कि हाल ही में IAEA के जल्द ही हल्के टैंकों की खरीद करने और उसमें अधिकतर को चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई सेक्टरों में तैनात करने का इशारा किया गया है। RFI में यह भी कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय महज टैंकों की खरीद के साथ ही उनके निर्माण से जुड़ी समग्र तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध कराने वाली कंपनी को प्राथमिकता देगा ताकि भविष्य में आत्मनिर्भर भारत के तहत उनका निर्माण खुद कर सके। उधर नौसेना की RFI में कहा गया है कि लीज पर लिए जाने वाले 24 हेलीकॉप्टर व उनके ग्राउंड सपोर्ट उपकरण अगले 5 साल तक सेवा में रहेंगे। कोरोना काल में चारों तरफ से ऐसी खबरें ज्यादा सुनने मिलने में आई है जिन्होंने या तो दिल दहला दिया है और इंसानियतों को ताक पर रखकर लालच को प्राथमिकता दी। लेकिन राजस्थान के डूंगरपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने दिल छू लिया है। डूंगरपुर में एक महिला कांस्टेबल का हल्दी समारोह पुलिस स्टेशन में ही किया गया। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कोरोना काल में ऐसा होना संभव है। दरअसल महिला कांस्टेबल डूंगरपुर पुलिस स्टेशन में अपनी ड्यूटी कर रही है और कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से उसे छुट्टी नहीं मिल पाई। यही वजह रही कि महिला कांस्टेबल ने पुलिस थाने में ही अपना हल्दी समारोह संपन्न किया। बता दें कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप में डॉक्टर, पुलिसकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभा रहे हैं। पंजाब किंग्स ने शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से आसानी से हरा दिया है। मैच में दोनों कप्तान मुंबई के रोहित शर्मा और पंजाब के लोकेश राहुल ने 50 लगाई। रोहित ने 52 बॉल पर 63 रन बनाए, जबकि राहुल ने 52 बॉल पर 60 रन की मैच जिताऊ नाबाद पारी खोली। 43 रन की नाबादी पारी खोलने पर क्रिस गेल ने मैच के बाद तेज गेंदबाजी अर्शदीप के साथ बंगाड़ा में की। वहीं मुंबई के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का यह अपनी टीम के लिए 100वां मैच रहा। इस ज्यादातर यादगार मैच में उन्होंने 3 ओवर में 21 रन दिए, लेकिन कोई विकेट नहीं ले सका। बुमराह ने मुंबई के IPL में 97 और चैंपियंस लीग में 3 मैच खेले हैं। बिहार के सिवान से राजद के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के कोरोना संक्रमित होने के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन भी कोरोना के चपेट में आ गया है। जेल प्रशासन के अनुसार छोटा राजन की हालत पर चिकित्सक नजर रखे हुए हैं। उसकी हालत स्थिर है। अभी उसे तिहाड़ के बाहर किसी अस्पताल में भेजने की नौबत नहीं आई है। जेल प्रशासन के अनुसार छोटा राजन के संक्रमित होने की जानकारी बृहस्पतिवार को मिली, जब उसकी कोरोना जांच रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद उसके सेल की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी व सेल के आसपास तैनात जेल कर्मियों को क्वारंटीन पर जाने को कहा दिया गया है। बता दें कि छोटा राजन व शहाबुद्दीन दोनों की तिहाड़ के जेल संख्या 2 के हाई सिक्योरिटी सेल में कड़ी सुरक्षा के बीच थे। इनके पास किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिना समुचित जांच के जाने नहीं दिया जाता है। जेल के चुनिंदा कर्मियों की ही इनसे मुलाकात करती है। इनसे मिलने वालों को समय समय पर कोरोना जांच की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है। बावजूद दोनों चपेट में आ गए। इस जानकारी के बाद अब जेल संख्या 2 परिसर में बंद अन्य कैदियों की कोरोना जांच बड़े पैमाने पर की जा रही है।
जिसमें भी लक्षण नजर आ रहे हैं उसे तत्काल दूसरे कैदियों से अलग किया जा रहा है। भले ही जांच के नतीजे बाद में आए, लेकिन उसे अलग करने की प्रक्रिया लक्षण नजर आते ही शुरू कर दिया गया है। यहाँ के डिस्पेंसरी में चिकित्सकों को कोरोना के बढ़ रहे मामलों के कारण अधिक से अधिक जांच करने को कहा गया है। तिहाड़ की एकमात्र महिला जेल संख्या 6 में कोरोना के मामले काफी अधिक बढ़ चुके हैं। यहाँ बढ़ रहे मामले प्रशासन के लिए सबसे ज्यादा चिंता का कारण बन रहे हैं। इसकी वजह यह है कि यह तिहाड़ का ऐसा जेल है जहां कभी भी कैदियों की संख्या क्षमता से बहुत अधिक नहीं रही है। अधिकांश समय यहां क्षमता से कम कैदी रहते हैं। अन्य जेलों के मुताबिक यहां शारीरिक दूरी का पालन बड़ी आसानी से किया जा सकता है। महज 400 कैदियों की क्षमता वाले इस जेल में अभी 43 महिला कैदी संक्रमण की चपेट में आए हैं। इनके लिए जेल परिसर में एक अलग वार्ड बनाया गया है, जहां चिकित्सक सभी के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को कहा कि 2020 में देश के 116 जिलों में मलेरिया का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इस तरह भारत इस बीमारी में 84.5% और मौत में 83.6% कमी लाने में कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि देश की इस उपलब्धि को विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2018, 19 और 20 में भी मान्यता दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी भारत की राजनीतिक प्रतिबद्धता और तकनीकी नेतृत्व को सक्षम बनाने की सराहना की है। वर्धन ने कहा कि 25 अप्रैल को हर साल विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल का थीम है शून्य मलेरिया लक्ष्य हासिल करना। बता दें कि इस वक्त देश पहले ही कोरोना महामारी के चपेट में है। ऐसे में हम सभी को एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि मलेरिया बीमारी मच्छर के काटने से होती है। इसलिए बच्चे को मच्छरों से दूर रखें। अपने घर के आसपास पानी न भरने दें। बारिश के मौसम में किसी भी कंटेनर आदि में पानी जमा न होने दें और समय समय पर कूलर को साफ करें। चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। आयुष ओ माय डियर रियल ये बुलाता है। वाह, वाडीलाल मटका कुल्फी। धिन धिन धागे तू ना कत्ता। फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाडीलाल। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फानी के बाद मैदानी इलाकों में हुई हल्की बारिश ने देश का मौसम बदल दिया है। बीते दिन दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों में आंधी तूफान और हल्की बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया है। कई दिनों से गर्मी से परेशान लोगों को इस हल्की बारिश ने राहत प्रदान की है। बता दें कि राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से मौसम ठंडा बना हुआ है। आज सुबह भी राजधानी में ठंडी हवाएं चली। इसके बाद सुबह धूप निकल गई है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार देश के कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट दिया जा रहा है। उत्तराखंड के कई इलाकों में आज भी बारिश की संभावना बताई जा रही है। उधर शिमला में अप्रैल में 24 घंटे के दौरान 42 वर्षों के बाद सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई है। माना जा रहा है कि अप्रैल महीने में सबसे अधिक बर्फानी का 20 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्र पश्चिमी विभोग बन रहा है। साथ ही पाकिस्तान के मध्य विभाग में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से देश के कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश का असर बना है और कई जगहों पर बारिश भी हुई है। एक अध्ययन के प्रारंभिक परिणामों से पता चलता है कि कोविशील्ड वैक्सीन कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट वेरिएंट से भी सुरक्षा प्रदान करती है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर के निदेशक राकेश मिश्रा ने गुरुवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अध्ययन
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान प्रदिशन के संस्थान CCMB ने कहा है। बता दें कि कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित वैक्सीन है, जिसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। वहीं वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि देश में कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट का पता लगा है, जो तेजी से फैल सकता है और मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को चकमा देने में सक्षम है। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि नए वेरिएंट के कारण देश में या बंगाल में वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। बता दें कि नए वेरिएंट का पता सबसे पहले बंगाल में ही लगा था। नए स्वरूप को भी 1.618 नाम दिया गया है, जो भी 1.617 से अलग है और इसे डबल म्यूटेंट वायरस के रूप में भी जाना जाता है। माना जा रहा है कि देश में दूसरी लहर में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि के पीछे यही वेरिएंट है। नई दिल्ली स्थित CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेमोनिका एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के निदेशक अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे बचाव के लिए मानक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की जरूरत है। एक सांस को संजीवनी देने रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस आखिरकार ओडिशा के बोकारो से दौड़ पड़ी है। 3 टैंकरों को लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुक्रवार दोपहर 2 बजे वहां से रवाना हुई और शनिवार सुबह 7 बजे तक लखनऊ पहुंच गई। हर एक टैंकर में 20,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन होगी। ऐसे में शनिवार को लखनऊ में 60,000 लीटर मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। गुरुवार तड़के लखनऊ से रवाना हुई यह एक्सप्रेस रात 2 बजे बोकारो पहुंची थी। आद्रा रेलवे मंडल प्रशासन पहले से मुस्तैद थे। रात में ही टैंकरों की अनलोडिंग कर उनको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्लांट में ले जाया गया। पहला ऑक्सीजन टैंकर सुबह 9 बजे, दूसरा 10 बजे और तीसरा 11 बजे लोड होकर बोकारो स्टेशन पहुंचा। मिलिट्री स्पेशल के जिस लो फ्लोर रैक का इस्तेमाल 3 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ने टैंकरों को लादने के लिए किया गया, उन पर बहुत सावधानी से बोकारो में भी लोडिंग की गई। बोकारो के ADRM के मुताबिक इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस की ऊंचाई 4.5 मीटर है। इसलिए OCI से बात हुई है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लखनऊ तक पहुंचाने के लिए खासी मशक्कत की जाए। सुरक्षा और संरक्षण के सभी मानकों से तीनों टैंकरों की फिटिंग की गई है। 1 दर्जन से अधिक रेलकर्मियों को भी अगले ठहराव तक साथ भेजा गया है। हर 300 मीटर पर पड़ने वाली क्रू लॉबी में इसके लोको पायलटों को बदला जाएगा। ऑक्सीजन एक्सप्रेस का कौशन गया, दीनदयाल उपाध्याय नगर, वाराणसी और सुल्तानपुर होकर तैयार होकर गया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस अतरेटिया आकर वहां से ट्रांसपोर्ट नगर, अलमनगर बाईपास होकर लखनऊ की चारबाग साइडक पहुंची। फ्रांस में शुक्रवार को एक बार फिर आतंकी हमला हुआ। पेरिस के करीब राम्बोलेट में हमलावर के पुलिस थाने में घुसकर एक महिला पुलिस अधिकारी की गर्दन पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस अधिकारी की पहचान स्टेफनी के तौर पर हुई है, जो 2 बच्चों की मां थी। ट्यूनिशिया का यह 36 वर्षीय हमलावर इस दौरान अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा था। हमलावर को मौके पर ही मार गिराया था। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस फिर से आतंकी हमले का शिकार हुआ है, लेकिन इस हमले से हमारी इस्लामी आतंकवाद से लड़ने की मुहिमा नहीं होगी। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार यह मामला स्थानीय समयानुसार 2:20 पर हुआ। पता चलता है कि उन्मादी शख्स ने थाने में घुसकर महिला पुलिसकर्मी के गले पर लंबा चाकू से लगातार वार किए। इससे स्टेफनी नाम की महिला पुलिस अधिकारी बुरी तरह घायल होकर खून से नहा गई और कुछ ही मिनट में उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद थाने में तैनात सुरक्षा गार्ड ने हमलावर को घेर कर उसे गोली मार दी। शुरुआती जांच में पता चला है कि हमलावर ट्यूनिशिया का नागरिक था और वैध दस्तावेज के साथ फ्रांस में रहा था, लेकिन एक टीवी चैनल के मुताबिक उससे पहले हमलावर अवैध रूप से फ्रांस में आया था। हमलावर का कोई आपराधिक रिकॉर्ड फिलहाल सामने नहीं आया है।
फ्रांस पिछले कुछ वर्षों से लगातार आतंकी हमले झेल रहा है। करीब 6 महीने पहले ही युवक ने शिक्षक की दिन दहाड़े गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स ने महिला पुलिस अधिकारी की हत्या की निंदा करते हुए उसे कायराना हरकत बताया है। इस बीच मैक्रो सरकार ने कट्टरवादी इस्लामी गतिविधियों से निपटने के लिए एक विधेयक पेश किया है, जिससे कुछ मुस्लिम देशों में नाराजगी है। 100 करोड़ रुपए की वसूली वाले आरोप पर सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने देर रात मुंबई और महाराष्ट्र के कुछ अन्य हिस्सों में उनके कुछ ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। एक टीम अभी भी उनके सरकारी बंगले में छापे मार रही है। सीबीआई इससे पहले पूर्व गृह मंत्री से 11 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। केंद्रीय जांच एजेंसी इसी मामले में देशमुख के 2 निजी सचिव कुंदन शिंदे और संजीव प्लांडे से 10 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह एंटीलिया केस में गिरफ्तार सचिन वाजे से पूछताछ हुई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई की वकील जयश्री पाटिल की याचिका पर सीबीआई को आरोपों की जांच करके 15 दिनों में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। हालांकि सीबीआई ने कोविड का हवाला देते हुए रिपोर्ट नहीं पेश की, लेकिन अब केस दर्ज कर लिया है। अदालत ने अपने आदेश में 15 दिनों के दौरान कोई भी केस नहीं करने की बात की है। हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई के तुरंत एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की जांच के लिए पहले ही एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। चीफ जस्टिस दत्ता ने कहा था कि हाई लेवल कमेटी के लिए राज्य सरकार की तरफ से लाया गया प्रस्ताव भरोसा दिलाता है कि इसमें किसी दखल की जरूरत नहीं है। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने 25 मार्च को बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर अर्जी में देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी। परमबीर सिंह ने दावा किया था कि देशमुख ने सस्पेंड पुलिस अधिकारी सचिन वाजे समेत दूसरे अधिकारियों के बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए की वसूली करने को कहा था। इस अर्जी पर हाईकोर्ट ने कहा था कि इस अधोरण मामला है जिसमें स्वतंत्रता और निष्पक्ष जांच की जरूरत है। सिर्फ परमबीर सिंह ही नहीं, सचिन वाजे ने भी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर अवैध वसूली का टारगेट देने का आरोप लगाया था। सचिन वाजे ने एनआईए को दिए बयान में कहा, मैंने 6 जून 2020 को दोबारा ड्यूटी ज्वाइन की है। मेरी ड्यूटी की ज्वाइनिंग से शरद पवार खुश नहीं थे। उन्होंने मुझे दोबारा सस्पेंड करने के लिए कहा। यह बात मुझे खुद अनिल देशमुख ने बताई थी। उन्होंने मुझसे पवार साहब को मनाने के लिए 2 करोड़ रुपए भी मांगे थे। इतनी बड़ी रकम देना मेरे लिए नामुमकिन था। इसके बाद गृह मंत्री ने मुझे इसके बाद में चुकाने को कहा। इसके बाद मेरी पोस्टिंग मुंबई के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में हो गई। अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। धन्यवाद।